बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है रेजोनेंस इफ़ेक्ट। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ही अहम टॉपिक है और इस मुकम्मल टॉपिक में हम जो आज सीखेंगे वो ये है कि किस कंपाउंड को हम एनर्जेटिकली और वैसे जो है वो स्टेबिलिटी जो है वो उसकी आइडेंटिफिकेशन कर सके, कितना मॉलिक्यूल कौन सा जो है वो मॉलिक्यूल जो है वो स्टेबल और कौन सा कितना स्टेबल है। अगर वो स्टेबल नहीं है तो क्यों नहीं है, यहाँ पे कुछ हम साथ इसके रेजोनेंस के साथ कुछ रूल्स ऑफ रेजोनेंस भी पढ़ेंगे और उससे हम ये सारा टॉपिक जो है वो क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं रेजोनेंस है क्या। तो द डिस्ट्रीब्यूशन इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट वन पोजीशन accompanied by a corresponding increase at another position by movement of pi electron is called resonance effect। कि इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से होगी कि एक हिस्से पे जो है वो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज़ होगी और डेफिनेटली अगर एक हिस्से पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज़ होती है तो दूसरे हिस्से पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। तो ये बेसिकली रेजोनेंस इफेक्ट जो है ये इसी चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि ये डिस्ट्रीब्यूशन है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का एक पोजीशन पे और उस पोजीशन पे जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से है, अकम्पनेड बाय द करस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन अदर पोजीशन। कि एक पोजीशन पर एक मॉलिक्यूल के एक हिस्से पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो है वो इंक्रीज होगी और इस इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज होने से डिस्ट्रीब्यूशन इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो हो जाएगी। और इसमें जो मूव कौन से करेंगे इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन जो पाई बॉन्ड बनाते हैं उनको हम कहते हैं पाई इलेक्ट्रॉन। तो रेजोनेंस इफेक्ट में जो मॉलिक्यूल जो या रेजोनेंस इफेक्ट जो है वो जिस वजह से है वो यही है कि पाई इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की वजह से। अब इस डेफिनेशन को हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। हमारे पास ये जो एक स्ट्रक्चर है ये विनाइल क्लोराइड का है। अब यहाँ पर देखें तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी किस तरीके से एक हिस्से पे इंक्रीज होगी। देखिए ये वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं, अगर यहाँ पर ये जो लोन पेयर है, क्योंकि क्लोरीन के पास टोटल जो है वो 3 लोन पेयर है और क्लोरीन जो है वो उन 3 लोन पेयर में से एक लोन पेयर को इधर इस कार्बन और क्लोरीन के दरमियान जो है वो बॉन्ड बनाने के लिए अगर यूज़ करती है और अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ मूव करता है, देखे ना यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है ना, मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, कि पाई इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की वजह से अगर ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर मूव करते हैं तो ये वाला एक पाई बॉन्ड ये वाला ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन एटम के ऊपर चले जाएंगे जिसके ऊपर देखिए यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब ये नेगेटिव चार्ज क्या जाहिर कर रहा है कि ये इंक्रीज हुई है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यानी कि इस कार्बन एटम पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो है वो इंक्रीज हुई है। और यहाँ पे डेफिनेटली क्लोरीन ने चूंकि इधर इलेक्ट्रॉन अपने यूटिलाइज कर लिए हैं तो अब यहाँ पे क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन का पेयर दिया जिसकी वजह से यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। तो यहाँ पे अब ये शो हो रहा है कि ये वाला जो क्लोरीन है और ये वाला क्लोरीन, इस क्लोरीन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा थी, यहाँ से लोन पेयर इधर यूज़ हुआ, यूज़ होने के बाद ये वाला पाई बॉन्ड टूटकर इधर जो है वो शिफ्ट हुआ, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज हुई और इसी इफेक्ट को हम क्या कह देते हैं कि ये रेजोनेंस इफेक्ट है। अब कुछ रेजोनेंस इफेक्ट के बारे में, कुछ रेजोनेंस स्ट्रक्चर के बारे में बातें करते हैं हम। वो ये कि सबसे पहला रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स आर नॉन एग्जिस्टेंट, के रेजोनेंस स्ट्रक्चर बेसिकली एग्जिस्ट नहीं करते। मतलब ये जो हमने दो रेजोनेंस स्ट्रक्चर, ये वाला जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ किया है इस मॉलिक्यूल का, तो ये एग्जिस्ट नहीं करता। तो फिर क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री, मॉलिक्यूलर स्टेबिलिटी को समझने के लिए जो है ना ये इफेक्ट है। दूसरा, ये सारे हाइपोथेटिकल होते हैं। और तीसरा पॉइंट, एग्जिस्ट ओनली ऑन पेपर, सिर्फ और सिर्फ ये पेपर पे, पेज पे लिखे जाते हैं। अब इनका मकसद क्या है, डिस्क्राइब मॉलिक्यूल्स, रेडिकल्स, आयंस और बॉन्ड्स के बारे में जो है ये हमें डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो अब रेजोनेंस इफेक्ट में हमने कुछ चीज़ें जहन में रखनी है कि मैक्सिमम बॉन्ड कैपेबिलिटी जो है वो हाइड्रोजन की 1 होगी। मतलब हमने जब रेजोनेंस स्ट्रक्चर अभी हमने आगे जो डिस्कस करने हैं उसमें हमने जो चीज़ें नोट करनी है, सबसे पहली बात तो ये है कि हाइड्रोजन के लिए 1 ये बॉन्ड की तादाद है कि हाइड्रोजन एक बॉन्ड बनाएगा। इसी तरीके एक्स हैलोजन, हैलोजन मैक्सिमम जो है वो 2 बॉन्ड बनाएंगे। और ऑक्सीजन अगर ये न्यूट्रल है किसी कंपाउंड में तो 2 बॉन्ड बनाएगा। अगर ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो इसने 3 बॉन्ड बनाने हैं और अगर ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो इसने एक जो है ना वो बॉन्ड बनाना है। इसी तरीके कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाएगा और इसी तरीके नाइट्रोजन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाएगा। तो ये वाले बॉन्डिंग कंडीशन रेजोनेंस स्ट्रक्चर के लिए है। मतलब अगर इन मॉलिक्यूल में से क्या होगा कि ये वाले मॉलिक्यूल मैक्सिमम इनकी कैपेबिलिटी बताएगी कि मैक्सिमम ये इतने बॉन्ड बनाएंगे, तब ही ये रेजोनेंस जो है वो शो होगी।
अब आगे बारी आ जाती है रूल्स ऑफ रेजोनेंस। अब रूल्स हैं कुछ रेजोनेंस के। सबसे पहला रूल क्या कहता है कि ऑल कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर मस्ट बी बोनाफाइड लीवर स्ट्रक्चर, कि जितने जो हैं वो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर या जितने एक मालिक्यूल के हम स्ट्रक्चर लिख रहे हैं वो सारे के सारे बोनाफाइड लीवर स्ट्रक्चर होने चाहिए। जैसा कि अब देखें यहाँ पर हमारे पास ये वाला एक स्ट्रक्चर है, एसीटेट का है ये, ठीक है, CH3, और ये ऑक्सीजन का इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड और इसका सिंगल, और यहाँ पर जो है वो नेगेटिव चार्ज है। अब आगे क्या होगा कि ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर देंगे और ये वाला इलेक्ट्रॉन वापस इसके ऊपर मूव कर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस ऑक्सीजन के साथ अब डबल बॉन्ड हो गया और ऑक्सीजन पर जो है वो क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। हम अगेन यहाँ पर ये देख लेते हैं, चले एक तीसरा स्ट्रक्चर। और तीसरा स्ट्रक्चर ये है कि ये ऑक्सीजन अपने ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करके यहाँ पर बॉन्डिंग बना लेगा। तो ये स्ट्रक्चर नॉन वैलिड। अब नॉन वैलिड कैसे है, देखें, हमने यहाँ पे पढ़ा है कि अगर ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो तो ये एक बॉन्ड बनाएगा। तो इस स्ट्रक्चर में देखें, यहाँ पर ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है तो एक बॉन्ड बनाया है, यहाँ पर ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है तो एक बॉन्ड बनाया है। अगर ऑक्सीजन पे कोई चार्ज नहीं, ऑक्सीजन न्यूट्रलिटी शो करता है तो उसके दो मैक्सिमम बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ पर देखें ऑक्सीजन के ऊपर कोई चार्ज नहीं, इसने दो बॉन्ड बनाए हैं। इसी तरीके से यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर कोई चार्ज नहीं और इसने यहाँ पे कितने बॉन्ड बनाए हैं, 2 बॉन्ड बनाए हैं। लेकिन यहाँ पर हम अगर देखें तो इस कार्बन को आप देखें तो यहाँ पर भी कार्बन के 4 बॉन्ड है, यहाँ पर भी 4 बॉन्ड है, लेकिन यहाँ पर 5 बॉन्ड है। और हमने यहाँ पे पहले पढ़ा है कि अगर रेजोनेंस शो करनी है कार्बन को तो इसके मैक्सिमम जो है वो 4 बॉन्ड होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कार्बन के यहाँ पे 5 बॉन्ड है, जिसकी वजह से स्ट्रक्चर 3 इज़ नॉट वैलिड और ये वाले 2 वैलिड स्ट्रक्चर है। इसी तरीके से हम यहाँ पे अब देखें एसिटिक एसिड को। एसिटिक एसिड में देखें यहाँ पर इस कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हैं, ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड पूरे, एक इसने इधर हाइड्रोजन से बनाया हुआ है और एक इसने ऑक्सीजन से बनाया हुआ है। अगर वन ऑफ लोन पेयर अगर ये यहाँ पर डोनेट कर देता है, ये इधर शिफ्ट करता है, तो ऑक्सीजन के यहाँ पे 3 बॉन्ड बन जाएंगे, 2 इधर और एक इधर, और इस ऑक्सीजन के ये वाले इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर शिफ्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से इसके ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा आगे कि अगर ये वाला डबल बॉन्ड इधर हम यहाँ पे, मतलब ये डबल बॉन्ड इधर ही रहने दे और ये वाला लोन पेयर अगर इधर यूज़ होता है और यहाँ पर कार्बन के साथ हाइड्रोजन के साथ इसका जो है वो डबल बॉन्ड बन जाता, तो हम यहाँ पे अब दोबारा से देखते हैं कि अगर ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो ये मैक्सिमम 3 बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है 1 2 3, इसने 3 बॉन्ड बनाए हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसने 1 2 3 बॉन्ड बनाए हैं। लेकिन हाइड्रोजन का यहाँ पे 1 बॉन्ड है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 बॉन्ड बने हुए, इसलिए ये वाला स्ट्रक्चर जो है वो वैलिड नहीं है। सिमिलरली हम नाइट्रोमीथेन की बात करते हैं। तो नाइट्रोमीथेन में हमारे पास पहले ये वाले 2 स्ट्रक्चर देखे कि यहाँ पे नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड है, ऑक्सीजन का एक नेगेटिव के साथ 1 बॉन्ड है, ऑक्सीजन न्यूट्रल है, यहाँ पे 2 बॉन्ड है। अगर ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाते हैं, मतलब ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाते हैं और ये वाला इधर बॉन्डिंग बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, तो फिर भी ये अगेन यहाँ पे होगा, सिर्फ और सिर्फ चार्ज का डिफरेंस आया। लेकिन अगर ये वाला हम ये कंसीडर करें कि नाइट्रोजन के साथ यहाँ पर 2 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन इसने बनाया, 2 डबल बॉन्ड इसने बनाया है और एक इधर बनाया। अब यहाँ पर नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड है, लेकिन यहाँ पे 5 बॉन्ड आ गए। तो हमने शुरू में पढ़ा है कि मैक्सिमम जो बॉन्ड है नाइट्रोजन को रेजोनेंस शो करने के लिए 4 होने चाहिए, और यहाँ पर जो है वो नाइट्रोजन के कितने बॉन्ड बन गए, 5। तो इसलिए ये स्ट्रक्चर जो 3 है वो नॉट वैलिड है। नेक्स्ट रूल क्या है, इन राइटिंग रेजोनेंस स्ट्रक्चर वी आर ओनली अलाउड टू मूव इलेक्ट्रॉन्स, कि जब हमने एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो है वो ड्रा करना है, सिर्फ और सिर्फ हमने इलेक्ट्रॉन को मूव करवाना है। तो ये बात किस तरीके से ज़ाहिर हो रही है, मतलब ये वाला पॉइंट ज़ाहिर कर रहा है, द वेरियस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपाउंड में डिफर इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि जो हमें वेरियस स्ट्रक्चर मिलेंगे किसी कंपाउंड के, उसमें सिर्फ और सिर्फ वेरिएशन होनी चाहिए किसकी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की। अब यहाँ पे हम देखें तो ये कुछ स्ट्रक्चर इस तरीके से है कि ये कार्बन के पास जो है वो पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि इसने अपनी वैलेंसी से कम बॉन्ड बनाए हैं। यहाँ पे अगर आप देखते हैं कि ऑक्सीजन कार्बन अगर 4 बॉन्ड बनाता है ना, तो इसके ऊपर किसी किस्म का कोई चार्ज नहीं। लेकिन अगर कार्बन ने जो है वो 3 बॉन्ड बनाए हैं तो इसके ऊपर जो है वो हम क्या चार्ज शो कर सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज शो कर सकते हैं, ठीक है। अब उसकी वजह क्या है कि ये जो यहाँ पर मौजूद जो इस कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन्स थे ना, वो हमने क्या किया है, रिमूव करवाए हैं, मतलब एक कार्बोकेटायन बनाया। तो ये एक कार्बोकेटायन है ब्यूटीन का, ठीक है। अब ब्यूटीन का कार्बोकेटायन है, यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि हमने अब इस दूसरे स्ट्रक्चर में देखना है,
तो अगर हम ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट कर देते हैं, मतलब ये वाला इलेक्ट्रॉन का पेयर इधर शिफ्ट कर देता है, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन का पेयर इसका और इस कार्बन इन दोनों का जो है ना वो म्यूचुअल था, लेकिन हमने ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर कर दिए, तो क्या होगा यहाँ पे इस कार्बन के ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, तो ये वाला स्ट्रक्चर 1 और ये वाला स्ट्रक्चर 2। तो इसमें हमने ये जो स्ट्रक्चर राइट किया है, इन राइटिंग रेजोनेंस स्ट्रक्चर वी आर ओनली अलाउड टू मूव इलेक्ट्रॉन्स, हमने इलेक्ट्रॉन्स मूव करवा दी। लेकिन इस स्ट्रक्चर में अगर आप देखते हैं तो हमने क्या किया है, हमने कुछ इस तरीके से किया है कि ये देखिए ये वाले तो इधर आ गए, अब यहाँ पर हमने एक हाइड्रोजन यहाँ से, मतलब इस पहले कार्बन से यहाँ से एक हाइड्रोजन इधर मूव कर दिया। अब हमने इलेक्ट्रॉन मूव नहीं किया, बल्कि हमने क्या मूव कर दिया, एक एलिमेंट यानी कि एक एटम हमने मूव किया। लेकिन हम रूल हमें क्या कहता है कि इन राइटिंग रेजोनेंस स्ट्रक्चर वी आर ओनली अलाउड टू मूव इलेक्ट्रॉन, कि हमने सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन मूव करवाने हैं। जबकि यहाँ पे हमने क्या किया, हाइड्रोजन को मूव करवाया है, यहाँ से इधर शिफ्ट कर दिया, पहले कार्बन से इधर। हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करवा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एटम मूव करवाने की वजह से ये वाला स्ट्रक्चर जो है वो फिर नॉट वैलिड हो जाएगा। तो इसका मतलब स्ट्रक्चर 1 और स्ट्रक्चर 2 ये वैलिड है, जबकि स्ट्रक्चर 3 इनवैलिड है या नॉट वैलिड है। क्यों? क्योंकि इसमें हमने एटम को मूव करवाया है। सिमिलरली हम देखें एसीटोएसिटिक एसिड जो है ये क्या, ये दोनों अपने एक दूसरे की कैनोनिकल फॉर्म है, क्योंकि यहाँ से हमने हाइड्रोजन को इधर मूव करवा दिया और ये इलेक्ट्रॉन तो इधर। अब इलेक्ट्रॉन मूव करवाना तो रूल के अकॉर्डिंग है, लेकिन ये हाइड्रोजन का इधर इधर शिफ्ट करना रूल के अकॉर्डिंग नहीं है। तो इसका मतलब है ये दोनों आपस में कैनोनिकल फॉर्म नहीं है। ऑल कैनोनिकल फॉर्म मस्ट हैव द सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कैनोनिकल फॉर्म यानी कि जितने स्ट्रक्चर हैं उन सब के पास जो है वो सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, यानी कि द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स शुड बी सेम फॉर ऑल कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, कि जितने आप कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बना रहे हैं उनमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम रहने चाहिए। ठीक है, जैसा कि अब यहाँ पे देखें हम, ये ब्यूटाडाइईन है। ठीक है, तो हमने क्या किया कि ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करवा दिए और ये वाले इस कार्बन के ऊपर आ गए। इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इन दोनों का था, तो इधर हमने ये पूरा शिफ्ट करवाया, तो इस कार्बन के ऊपर क्या चार्ज आ गया, पॉजिटिव आ गया। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद अब हम अगर क्या करें कि इनकी होमोलैटिक क्लीवेज करवाते हैं, कि यहाँ से इधर ये वाले इलेक्ट्रॉन चले जाएं और यहाँ से ये वाले इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर चले जाए, तो हमारे पास कुछ इस तरीके से जो है वो स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब रूल क्या कहता है कि ऑल कैनोनिकल फॉर्म मस्ट हैव सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कि सब के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की तादाद जो है वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर जो है वो ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी जो है वो ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो जिसका मतलब ये है कि इस स्ट्रक्चर के पास दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यानी कि ये जो रेडिकल का साइन ये जो डॉट शो कर रहा है, इसका मतलब है इस स्ट्रक्चर के पास जो है वो दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। जबकि इन दोनों में हम स्ट्रक्चर में देखें तो किसी के पास जो है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसलिए ये जो स्ट्रक्चर, इसको हम स्ट्रक्चर 1 कह लें, 2 और ये स्ट्रक्चर 3, तो स्ट्रक्चर 3 जो है वो नॉट वैलिड हो जाएगा। ठीक है, ऑल एटम इन्वॉल्व्ड इन रेजोनेंस मस्ट लाई इन अ प्लेन, एक ही प्लेन में जो है वो उनको रहना चाहिए। मतलब कहने का ये है कि अगर हम ये वाले मॉलिक्यूल की एग्जांपल लेते हैं कि 2,3 डाई टर्शरी ब्यूटाइल ब्यूटाडाइईन, अब ये नो कॉन्जुगेशन, किसी किस्म की ये कॉन्जुगेशन शो नहीं करेगा, क्योंकि कॉन्जुगेशन जब हमने शो करवानी है, अब उसकी वजह क्या है, ट्विस्ट डबल बॉन्ड नॉट लाई इन द सेम प्लेन, कि अगर ये डबल बॉन्ड जो है वो इधर से इधर शिफ्ट हो जाता है, मतलब ये वाला हम कहें कि ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाए और ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाए, तो अब ये जो यहाँ पर जो बॉन्ड बन जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास एक अनदर कंडीशन जो है वो अराइज हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म की ये टाइप बन जाएगी, और जो सेम साइड जो है, अब ये हम ये ट्विस्टिंग करेंगे तो किसी किस्म के जो ये वाले जो ग्रुप हैं ये एक प्लेन में लाई ही नहीं करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि ये किसी किस्म की रेजोनेंस इसमें शो नहीं होगी। सेम ही जो है वो साइक्लो ऑक्टाटेट्रीन के साथ है। द एक्चुअल मॉलिक्यूल यानी कि रेजोनेंस हाइब्रिड इज ऑलवेज मोर स्टेबल देन एनी ऑफ इट्स कैनोनिकल फॉर्म, कि हम अगर जो है वो एक एक्चुअल मॉलिक्यूल को लेते हैं तो जो है वो बेसिकली हम कंसीडर से कहेंगे कि वो एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर है,
कहने का मतलब ये है कि एक जो कंपाउंड है अगर हम उसको शो करते हैं एक स्ट्रक्चर से या दो से, ठीक है, वो कम स्टेबिलिटी शो करेगा, लेकिन अगर हमने उसको एक रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर के साथ शो कर दिया तो ये चीज़ इंडिकेट करेगी कि ये वाला कंपाउंड जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो स्टेबल होगा। ठीक है, अब इस चीज़ को हम ये अलाइल कैटायन से शो करते हैं। ठीक है, अब जो अलाइलिक स्टाइन की अलाइलिक कैटायन की जो स्टेबिलिटी शो हुई है, हम उसके दो स्ट्रक्चर ज़ाहिर कर सकते हैं कि एक तो ये यहाँ पर है और एक ये वाला यहाँ पे। लेकिन जो हमारे पास रियल स्ट्रक्चर जो है या जो एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड है वो ये है कि जो अलाइलिक कैटायन है वो इन दोनों स्ट्रक्चर से जो है वो ज़्यादा स्टेबल है। तो इसका मतलब ये है कि एक्चुअल मॉलिक्यूल बेसिकली ज़्यादा स्टेबल होते हैं और जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर होते हैं वो कम स्टेबल होते हैं। क्यों? क्योंकि रेजोनेंस स्ट्रक्चर नॉन एग्जिस्टिंग है और सिर्फ पेपर पे उनके जो है ना मॉलिक्यूल के जो है ना बॉन्डिंग नेचर वगैरह को समझने के लिए जो है वो इस्तेमाल होते हैं। तो इसका मतलब जो रियल एक्चुअल अलाइल कैटायन है वो इनसे ज़्यादा स्टेबल है। कंट्रीब्यूशन ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर, रेजोनेंस स्ट्रक्चर की कंट्रीब्यूशन क्या है? सबसे पहला, ऑल रेजोनेंस स्ट्रक्चर डू नॉट कंट्रीब्यूट इक्वली टू द एक्चुअल मॉलिक्यूल, कि जितने रेजोनेंस स्ट्रक्चर किसी मॉलिक्यूल के आप ड्रा करते हैं वो सब के सब इक्वल कंट्रीब्यूट नहीं करते। जैसा कि हम बेंजीन की एग्जांपल लेते हैं। अब ये जो पहले दो स्ट्रक्चर हैं ये कैकूल से प्रपोज्ड है। अब इसकी परसेंटेज जो है वो भी 39% है और इसकी भी तकरीबन जो है वो 39% है और ये 777% है। ठीक है, ऑलमोस्ट जो मतलब रेजोनेंस एनर्जी और रेजोनेंस स्ट्रक्चर के टॉपिक से जो है वो हम ये रिजल्ट अखज़ करते हैं। तो वो स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होंगे। तो इसका मतलब ये 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर हम बेंजीन के लिख रहे हैं, ये पहले 2 कैकूल के हैं, नेक्स्ट 3 जो है वो डिवार के हैं। तो अब जो पहले 2 कैकूल के देखते हैं तो यहाँ पर देखें तो पाई बॉन्ड 3 पाई बॉन्ड है, तीनों पाई बॉन्ड की लेंथ एक जैसी है, यहाँ पर भी एक जैसी। लेकिन यहाँ पे हम देखें 1, 2 और 3, इन तीनों स्ट्रक्चर में एक जो पाई बॉन्ड है, एक जो बॉन्ड लेंथ है वो ज़्यादा है, जिसकी वजह से इसका कंट्रीब्यूशन जो है वो कम है, जबकि कैकूल के स्ट्रक्चर का कंट्रीब्यूशन है ज़्यादा है। अब ये 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर हैं तो सबका 20-20-20-20 और 20% नहीं है, मतलब सबका इक्वल कंट्रीब्यूशन नहीं है। जो स्ट्रक्चर एनर्जी के हिसाब से, बॉन्डिंग के हिसाब से, स्टेबिलिटी के हिसाब से भी जो ज़्यादा स्टेबल होगा उसका जो है वो रेजोनेंस स्ट्रक्चर में ज़्यादा हिस्सा होगा। स्ट्रक्चर विद मोर कोवेलेंट बॉन्ड्स आर जनरली मोर स्टेबल देन विद फ्यूअर, ऐसा जो स्ट्रक्चर जिसमें ज़्यादा कोवेलेंट बॉन्ड होंगे वो ज़्यादा स्टेबल होगा, जिसमें कम कोवेलेंट बॉन्ड होंगे वहाँ पे कम स्टेबल होगा। अब इसको हम ब्यूटाडाइन की ही एग्जांपल से समझते हैं। तो यहाँ पे अगर हम सिर्फ कार्बन के बॉन्डिंग देख लें कि 1 2 3 4 5, यहाँ पे इन कार्बन के दरमियान 5 बॉन्ड है, जबकि यहाँ पे देखें 1 2 3 4, यहाँ पे देखें 1 2 3 4। अब इन दोनों स्ट्रक्चर 1, स्ट्रक्चर 2 और स्ट्रक्चर 3, अब स्ट्रक्चर 2 और 3 में यहाँ पे हमारे पास सिर्फ कार्बन एटम्स के दरमियान जो बॉन्डिंग शो हो रही है वो 4 बॉन्ड है, लेकिन जबकि ये पहले स्ट्रक्चर में देखें यहाँ पे 5 बॉन्ड है। तो इसलिए स्ट्रक्चर विद मोर कोवेलेंट बॉन्ड आर जनरली मोर स्टेबल दैन द फ्यूअर। तो इसका मतलब है जिस स्ट्रक्चर में ज़्यादा कोवेलेंट बॉन्ड होंगे वो ज़्यादा कंसीडर होगा स्टेबल। स्ट्रक्चर विद अ चार्ज आर मोर स्टेबल दैन दोज विद चार्ज सेपरेशन, कि ऐसा जो है वो स्ट्रक्चर जिनमें चार्ज जो है वो एक दूसरे के पास पास है वो ज़्यादा स्टेबल है, यानी कि स्ट्रक्चर विदाउट अ चार्ज, यानी कि ऐसा स्ट्रक्चर जिनमें चार्ज है ही नहीं। ठीक है, पीछे हमने पढ़े हैं, साथ कुछ आगे एग्जाम्पल आ जाएंगे। तो ऐसे स्ट्रक्चर जिनमें चार्ज है ही नहीं है वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं एज कम्पेयर टू विद हैव चार्ज, जिनमें चार्ज हो। देखें उसकी वजह क्या है? सेपरेटिंग ऑपोजिट चार्ज रिक्वायर एनर्जी, कि अगर एक मॉलिक्यूल के ऊपर ऑपोजिट चार्जेस हैं, ऑपोजिट हैं मतलब एक हिस्से पे पॉजिटिव और दूसरे पे नेगेटिव है, तो उन चार्जेस को सेपरेट रखने के लिए हमें एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगी। ठीक है, चार्ज सेपरेशन डिक्रीज स्टेबिलिटी, और दूसरी वजह यह है कि चार्ज सेपरेशन से स्टेबिलिटी जो है वो मॉलिक्यूल की डिक्रीज होती है। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो चार्ज सेपरेशन, रिड्यूस कोवेलेंट बॉन्ड, अब यहाँ पे हम मैक्सिमम कोवेलेंट बॉन्ड देख रहे हैं। ठीक है, इस कार्बन के, तो इसके देखें, इस कार्बन के देखें 2 इसके हाइड्रोजन के साथ है, 2 ये, 4 इसके पूरे बॉन्ड है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखें तो 2 तो हाइड्रोजन के साथ और 1 इधर है। ठीक है, अब यहाँ पे 3 कार्बन के बॉन्ड है, अब यहाँ पे 4 बॉन्ड है। तो हमें रूल क्या कहता है कि स्ट्रक्चर विदाउट अ चार्ज, जिस स्ट्रक्चर पे ज़्यादा जो है वो चार्ज जो है वो विदाउट चार्ज, मतलब जिसके ऊपर चार्ज है ही नहीं, उसका मेजर कंट्रीब्यूशन, और जिसके ऊपर चार्ज है उसका सिग्निफिकेंट हम कह सकते हैं। अब यहाँ पे
पीछे हमने ये दो रूल पढ़े, इन दोनों इस स्ट्रक्चर पे दोनों अप्लाई हो सकते हैं कि स्ट्रक्चर विद मोर कोवेलेंट बॉन्ड आर जनरली मोर स्टेबल, के इसमें ज़्यादा कोवेलेंट बॉन्ड है लिहाजा यहाँ पे ये वाला स्ट्रक्चर जो है वो ज़्यादा स्टेबल है, और इसमें कम कोवेलेंट बॉन्ड है लिहाजा ये कम स्टेबल है। अब यहाँ पे देखें ना, ये एक यहाँ पे बेशक ये डबल बॉन्ड इधर से इधर शिफ्ट हो गया है, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। अब इस नेगेटिव और पॉजिटिव के दरमियान ये नेचुरल फिनोमेना है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। तो हम इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को रिड्यूस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगी। अब एनर्जी प्रोवाइड करने की वजह से इसकी जो स्टेबिलिटी है वो कम हो गई है। सेम यहाँ पे हमारे पास ये वाला दूसरा स्ट्रक्चर है कि यहाँ पर भी चार्जेस हैं कि ये वाला अगर एक इलेक्ट्रॉन का पेयर इधर शिफ्ट हो जाए तो ये डबल बॉन्ड बन जाता है। यहाँ पे फिर चार्जेस हैं, उन चार्जेस को सेपरेट करने के लिए हमें जो है वो क्या करना पड़ेगी, एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगी। ठीक है, सेम एनिलीन के है ये नेक्स्ट जो है वो स्ट्रक्चर अभी इस तरीके से ये ड्रा हो रहे थे। ठीक है, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन का स्ट्रक्चर इधर, अब ये वाला इलेक्ट्रॉन जब इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड और इधर नेगेटिव चार्ज आना है। ठीक है, तो ये इसी तरीके से एनिलीन का स्ट्रक्चर भी जो है वो कम स्टेबिलिटी को शो करेंगे। अच्छा जी, ग्रेटर चार्ज सेपरेशन लेस इज द स्टेबिलिटी, कि जितनी चार्ज सेपरेशन ज़्यादा है उतना जो है वो स्टेबल लेस स्टेबल कंपाउंड है। जैसे कि यहाँ पे देखें तो इस कार्बन और इस कार्बन, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये दोनों एक दूसरे के पास हैं। यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम है, लेकिन यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो दोनों की चार्ज सेपरेशन डिफरेंट है, मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर दूर है। तो अभी हमने जो अभी पिछला रूल जो पढ़ा है, स्ट्रक्चर विदाउट अ चार्ज आर मोर स्टेबल देन दोज विद चार्ज सेपरेशन, तो उसमें हमने एक पॉइंट पढ़ा था कि सेपरेशन सेपरेटिंग ऑपोजिट चार्ज रिक्वायर एनर्जी, के यहाँ पर जो ऑपोजिट चार्ज है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव दोनों ऑपोजिट चार्ज, अब आप इनको सेपरेट कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ मूव करवा रहे हैं, ये वाला इलेक्ट्रॉन का पेयर इधर शिफ्ट करवा रहे हैं और ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ से यहाँ मूव कर गया, तो इस बॉन्ड को इधर शिफ्ट करने के लिए और पॉजिटिव चार्ज को यहाँ लेकर जाने के लिए हमें एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगी, जिसकी वजह से ये वाला स्ट्रक्चर वन स्ट्रक्चर जो है वो ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा और ये वाला स्ट्रक्चर टू जो है वो कम स्टेबल हो जाएगा। Structure with negative charge on more electronegative atom are more stable than those in negative charge इज ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, यानी कि वो वाले स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होंगे जिनके ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है वो एक किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास हो। जैसा कि हम यहाँ पे ये वाली एग्जांपल लेते हैं, तो यहाँ पे हम जानते हैं कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन के बाद दूसरा एलिमेंट ऑक्सीजन है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पे अगर हम ये शिफ्ट कर लें कि ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गया और ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गया, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है। अब यहाँ पर कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, लेकिन अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखें तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, जो रूल्स हमें बता रहे हैं कि अगर ऑक्सीजन एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा तो ये वाला स्ट्रक्चर वन ज़्यादा स्टेबल होगा और स्ट्रक्चर टू जो है वो लेस स्टेबल होगा। ठीक है, यानी कि नेगेटिव जो है वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ही बियर कर सकते हैं स्ट्रक्चर में जब रेजोनेंस स्ट्रक्चर लिख रहे होंगे। और अगर हमने किसी, अब ये भी एक चीज़ यहाँ पे एक और चीज़ नोट कर लें कि ये कार्बन और इस हाइड्रोजन के मुकाबले में कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेकिन यहाँ पे मसला ये नहीं, हमने पूरे मॉलिक्यूल को लेना है कि पूरे मॉलिक्यूल में हमने ये देखना है कि पूरे मॉलिक्यूल में मौजूद कितने एटम है और उनमें किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा और किसकी कम है। तो अगर हम यहाँ पर ये ऑक्सीजन एटम को देखते हैं तो यहाँ पर ऑक्सीजन की और यहाँ पर ऑक्सीजन को देखते हैं, और कार्बन और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, इन तीनों में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो ऑक्सीजन की है। तो इसलिए वो स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होगा कि जिस पे जो है वो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। सेम एज इट इज़ यहाँ पे ये देखें हम, तो यहाँ पे कार्बन और नाइट्रोजन के ऊपर है, और लेकिन यहाँ पर जो है वो हम नोट कर रहे हैं कि कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो नाइट्रोजन की भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है, तो इसलिए ये स्ट्रक्चर टू जो है ये वाला ज़्यादा स्टेबल होगा, ये लेस स्टेबल होगा, और ये वाला भी स्टेबल होगा क्योंकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कोवेलेंट बॉन्ड है बने। तो इसका मतलब है ये और ये वाला स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल है इसके मुकाबले में। इक्वलेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर मेक इक्वल कंट्रीब्यूशन टू रेजोनेंस हाइब्रिड, कि जितने अगर इक्वल रेजोनेंस स्ट्रक्चर हैं तो उनका कंट्रीब्यूशन जो है वो इक्वल होगा। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि हमारे पास ये वाले तीन स्ट्रक्चर हैं। अब ये जो तीन स्ट्रक्चर हैं, तो ये जो तीन रेजोनेंस स्ट्रक्चर शो कर रहे हैं ये बेसिकली ब्यूटाडाईन के हैं। अब इसमें इस कंपाउंड का भी यहाँ ये तो हमें पता है कि जो चार्ज के बगैर मॉलिक्यूल है वो ज़्यादा स्टेबल है, जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड मैक्सिमम है वो भी ज़्यादा स्टेबल है। तो इन तीनों स्ट्रक्चर में स्ट्रक्चर वन सबसे ज़्यादा स्टेबल है, लेकिन
यहाँ पे देखें कि पॉजिटिव और पॉजिटिव के दरमियान जो है वो सेपरेशन जो है वो इक्वल है, तो इन दोनों स्ट्रक्चर का जो कंट्रीब्यूशन होगा वो इक्वल होगा। मतलब कहने का ये है कि अगर ये 80% इसका कंट्रीब्यूशन हम कंसीडर कर लें, एग्जांपल समझाने के लिए कर रहा हूँ बस मैं, ठीक है, कि अगर हम कह लें कि ब्यूटाडाइन ये वाला मालिक्यूल 80% है, तो 10% इसका और 10% इसका, इसका मतलब है इन दोनों स्ट्रक्चर का जो है वो कंट्रीब्यूशन जो है वो इक्वलेंट जो है वो रेजोनेंस स्ट्रक्चर और इनका कंट्रीब्यूशन जो है वो इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि ये हर लिहाज से तकरीबन एक दूसरे के साथ है मैचिंग करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, स्ट्रक्चर इन विच बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ resembles closely with resonance hybrid are more stable than those with distorted bond angle and length। तो ये मैंने अभी पहले बताया है कि इसमें जो ये वाले नेक्स्ट 3 स्ट्रक्चर जो हैं वो ये दीवार के हैं ये वाले, ठीक है, और जबकि ये वाले दोनों क्या कूल के हैं, तो ये वाले ज़्यादा स्टेबल हैं क्योंकि इनमें बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ वगैरह जो है वो तकरीबन जो हम जो अब एक्सरे स्टडी से बेंजीन की स्टडी की है हमने, तो जो कैकूल के स्ट्रक्चर जो हैं वो क्लोजली रिलेटेड हैं एक्चुअल स्ट्रक्चर के मॉलिक्यूल के तरफ, तो इसलिए इनका रेजोनेंस में जो है वो ज़्यादा कंट्रीब्यूशन और इनका कम है। The greater number of principal contributing structure of a molecule, the greater the stability, especially if contributing structure are of equal energy। कि जितने आप किसी मॉलिक्यूल के जो है वो रेजोनेंस स्ट्रक्चर लिख सकते हैं, उतना ही मॉलिक्यूल ज़्यादा स्टेबल होगा। जैसे अब हमने यहाँ पे नाइट्रेट आयन की एग्जांपल लेते हैं। अब नाइट्रेट आयन के हम 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो है वो लिख सकते हैं, ये भी सेम इसी तरीके से, ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट और ये इधर। अब इन सब में बॉन्डिंग के हिसाब से, एनर्जी के लिहाज से सारे तकरीबन एक दूसरे के इक्वलेंट है, तो इसलिए नाइट्रेट को हम जो है वो 3 इक्वलेंट स्ट्रक्चर से जो है वो शो कर सकते हैं, जो कि शो कर रहा है कि नाइट्रेट आयन एक स्टेबल है मॉलिक्यूल है, ठीक है। इसी तरीके से नाइट्राइट आयन के 2 इक्वलेंट स्ट्रक्चर हैं, तो इन दोनों में अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो नाइट्रेट आयन ज़्यादा स्टेबल है नाइट्राइट आयन के मुकाबले में। क्यों? क्योंकि नाइट्रेट आयन के 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर हैं जबकि नाइट्राइट आयन के 2 रेजोनेंस स्ट्रक्चर हैं। एसिटिक आयन इज मोर स्टेबल देन एसिटिक एसिड, कि एसिटिक आयन जो है वो ज़्यादा स्टेबल है एसिटिक एसिड के। अब इसकी वजह क्या देखें, ये एसिटिक एसिड है और अगर हम ये कंसीडर करें कि ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होते हैं और ये वाला बॉन्ड इधर बनता है और इस पर पॉजिटिव और इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास थोड़ी सी जो है ना वो हो जाए, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये वाला मॉलिक्यूल ज़्यादा जो है वो क्या कहते हैं कि यहाँ पे हमने जो इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करवाया है, तो एक ऐसा बॉन्ड, एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसकी बॉन्डिंग बिल्कुल कंप्लीट है, और अगर हम उस पे को ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अब यहाँ पे हम खुद लेकर आ रहे हैं, तो हमें एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ रही है, ठीक है। मतलब ये कि ये इलेक्ट्रॉन इधर और ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर से इधर शिफ्ट करने के लिए हमें यहाँ पे एनर्जी लगाना पड़ेगी, तो इसलिए एसिटिक एसिड जो है वो कम स्टेबल है। अगर हम उसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर लिखें तो ये वाला स्ट्रक्चर इसका एसिटिक एसिड का कम स्टेबल है, ये वाला ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे दोनों इक्वलेंट है। क्यों? क्योंकि दोनों के ऊपर एक ही नेगेटिव चार्ज है, रेजोनेंस इजीली जो है वो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर शिफ्ट हो जाएगी और एनर्जी का भी इसके मुकाबले में यहाँ पर एनर्जी भी जो है वो कम जो है वो कंज्यूम होगी, ठीक है। जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला आपके और मेरे इल्म में इजाफा फरमाए। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। बीएससी केमिस्ट्री, बीएस केमिस्ट्री और इस तरीके से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा लेक्चर जो है वो अपलोडेड हैं। तो ये प्लेलिस्ट भी मैंने बनाई हुई है बेसिक कॉन्सेप्ट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हिसाब से, तो वहाँ पे आप जो है ना ये प्लेलिस्ट में सर्च करके बाकी लेक्चर भी जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला आपके और मेरे इल्म में इजाफा फरमाए।